Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, would like to discuss in this video about various theories which have been proposed to discuss the root apical meristem organization. And this is part of BSc second year Botany paper 2 and Unit 1. So समय समय पे रूट एपेक्स पे जो वेबज्योति ऊतक पाया जाता है उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों को दिया गया है और इसमें 4 प्रमुख सिद्धांत हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट थियोरी इज़ एपिकल सेल थियोरी, सेकेंड इज़ हिस्टोजन थियोरी, थर्ड इज़ कॉर्पर कैपी थियोरी एंड फोर्थ इज़ कंसेप्ट ऑफ क्वीसेंट सेंटर. सो फर्स्ट थियोरी एपिकल सेल थियोरी, जिसे शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं और इसे नागेली द्वारा 1858 में दिया गया था. And it explains that there is a single tetrahedral apical cell. एपेक्स पे, रूट एपेक्स पे एक सिंगल, एकमात्र टेट्राहेड्रल शीर्षस्थ कोशिका पाई जाती है और उसकी अपर 3 साइड्स डिवीज़न करके पूरी रूट की बॉडी को डेवलप करती है और रूट कैप उसके बेस से डिराइव होता है. परंतु इस प्रकार की स्थिति वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो हैं, टेरिडोफाइट्स जिसमें शामिल हैं, उसमें देखने को मिली. और ये थियोरी के द्वारा जो विभिन्न एंजियोस्पर्म्स हैं, विभिन्न आवृतबीजी पौधे हैं, उनके अंदर जहाँ पे ग्रुप ऑफ इनिशियल्स मौजूद होती है एपेक्स पे, वहाँ एक सिंगल सेल के द्वारा, इस एपिकल सेल थियोरी के द्वारा रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझाया नहीं जा सका. और यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल एपिकल सेल आपको नज़र आ रही है और जिसके अंदर जो डिविजन्स हो रहे हैं उसके द्वारा एपिकल सेल डेरिवेटिव्स के द्वारा रूट बॉडी बन रही है. सेकेंड थियोरी इट वाज हिस्टोजन थियोरी, ऊतकजन सिद्धांत. और यह सिद्धांत हैंस्टीन के द्वारा 1868 में दिया गया और ये बता रहा है कि जो रूट एपेक्स है उसमें 3 लेयर्स मेरिस्टेम की मिल रही हैं, जिसे ऊतकजन कहा. पहली लेयर डर्मेटोजन जो एपिडर्मिस का निर्माण करेगा, दूसरी लेयर पेरिब्लेम जो कॉर्टेक्स यानी वल्कुट का निर्माण करेगा और तीसरी लेयर प्लीरोम जो वैस्कुलर सिलेंडर अर्थात जिसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम शामिल हैं, उसका निर्माण करेगा. और इस राइट साइड में आप जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं, आउटर मोस्ट इज डर्मेटोजन, देन मिडल वन इज पेरिब्लेम एंड द इनर मोस्ट इज प्लीरोम. और यही सिद्धांत आपको याद हो तो हमने जब शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे थे तब यही थियोरी, हिस्टोजन थियोरी में इन्हीं लेयर्स के द्वारा हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को भी समझा था. हेबरलैंड वैज्ञानिक ने 1914 में इन्हीं लेयर्स के लिए नया नाम दिया. पहला प्रोटोडर्म जो कि डर्मेटोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एपिडर्मिस का निर्माण करेगा. दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण विभज्योति ऊतक, जो पेरिब्लेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कॉर्टेक्स यानी वल्कुट का निर्माण करेगा. और तीसरा प्रोकैम्बियम जो प्लीरोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो संवहनी ऊतक वैस्कुलर सिलेंडर्स का निर्माण करेगा. और ये हिस्टोजन थियोरी को जब रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए प्रपोज किया गया तो सेलुलर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे 4 प्रकार की टाइप्स बताए गए, जिसमें आप ये जो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं A, B, C एंड D. तो फर्स्ट A रूट एपेक्स को शो कर रहा है, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के रूट एपेक्स को शो कर रहा है, जहाँ पे एक सिंगल एपिकल सेल आपको नज़र आ रही है और वो सिंगल एपिकल सेल ही सारे रूट के टिश्यूज़ को इंक्लूडिंग रूट कैप को भी जन्म देती है. सेकेंड टाइप B दिख रहा है और टाइप B प्रकार का रूट एपेक्स आपको जिम्नोस्पर्म जो अनावृत बीजी पौधे हैं उनके अंदर देखने को मिलता है. और उसमें आप देख रहे हैं देयर आर 2 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स और वो उसमें से एक वैस्कुलर सिलेंडर को जन्म देता है और दूसरा कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप को जन्म देता है. थर्ड इज टाइप C और टाइप C ऐसा है जहाँ पे जो प्रारंभिक कोशिकाएं हैं दे आर पुअरली इंडिविजुअलाइज और वे ही वैस्कुलर सिलेंडर, कॉर्टेक्स और रूट कैप को जन्म दे रही हैं. और चौथा टाइप का रूट एपेक्स मोनोकॉट पौधों में देखने को मिला है, जहाँ पे 3 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हैं, जिसमें से एक वैस्कुलर सिलेंडर को और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस को और रूट कैप का ओरिजिन इंडिपेंडेंट है. तो इस प्रकार के 4 टाइप ऑफ रूट एपेक्स इस हिस्टोजन थियोरी के आधार पे समझाए गए हैं. Now the third theory is
कॉर्पर कैपे थ्योरी, और ये कॉर्पर कैपे थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय श्योप इन 1917, और ये लगभग ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो हमने शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए समझी थी उससे लगभग मिलती जुलती है, परंतु यहाँ ये बताया गया है कि विभाजन के तल के आधार पे जब रूट एपेक्स सेल्स में जब डिवीज़न होता है तो एक टी शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, टी डिवीज़न जिसे कहा गया, कि जैसे एक कोशिका है तो वह जब पहला डिवीज़न ट्रांसवर्स डिवीज़न करेगी और ट्रांसवर्स डिवीज़न से दो कोशिकाएं बनेंगी, अब उनमें से एक कोशिका में लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाएगा, तो आप देखेंगे 3 कोशिकाएं बनी, और ये जो 3 कोशिकाओं का टी है ये एक पर्टिकुलर के सिक्वेंशियल डिवीज़न होने के कारण इसे टी डिवीज़न कहा गया। और इसके आधार पे हम रूट में 2 जोन्स का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। वह जोन जिसमें उल्टा टी प्रकार का डिवीज़न आपको दिख रहा है उसे कॉर्पर कहा, जो कि कैप यानी रूट कैप को का निर्माण करेगी, और जिसमें स्ट्रेट टाइप का टी डिवीज़न दिख रहा है वो बाकी रूट्स की बॉडी का निर्माण करेगी। तो ये थ्योरी के द्वारा मोनोकॉट्स में और स्पेशली पोएसी फैमिली जैसे ग्रामीणी फैमिली यानी जो गेहूं की फैमिली है उसके अंदर काफ़ी हद तक कॉर्पर कैपे की थ्योरी के द्वारा ये शार्प बाउंड्रीज जो थी उनके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था, परंतु बाकी कई प्लांट्स के अंदर इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और इस वजह से ये थ्योरी ड्रॉप कर दी गई। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रूट कैप और एक टी प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसमें स्ट्रेट ट्री एंड इन्वर्टेड ट्री दिख रहा है, और इन्वर्टेड ट्री आप जो देख रहे हैं वो बॉडी बना रहा है जिसे लिखा है कैपे टाइप ऑफ डिवीज़न, और कॉर्पर टाइप ऑफ डिवीज़न जो कि इन्वर्टेड टी है जो कि कैप बनाने का कार्य कर रहा है। नाउ फोर्थ थ्योरी इज कंसेप्ट ऑफ क्रीसेंट सेंटर, शांत क्षेत्र का सिद्धांत। क्लाउस वैज्ञानिक ने 1956 और 1958 में अपने कई ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज़ डीएनए सिंथेसिस की जब वो रूट टिप में कर रहे थे, स्पेशली जिया मक्के के अंदर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मक्के के रूट टिप में एक सेंट्रल कप लाइक एक क्षेत्र पाया जाता है, एंड वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो रूट कैप और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन दोनों के बीच में है, और वहाँ की कोशिकाओं में बहुत ही लो कंसंट्रेशन डीएनए की, आरएनए की और प्रोटीन की पाई गई, और बहुत ही कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया देखे गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी बहुत कम मात्रा में, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलाई की मात्रा भी बहुत कम देखी गई, और इस सेंट्रल इनएक्टिव रीजन को उन्होंने क्रीसेंट सेंटर का नाम दिया, और जिसकी शेप आकृति में जो कि हेमिस्फेरिकल अर्धवृत्ताकार था, और इट मे कंटेन सेवरल 100 सेल्स, जैसा देखा गया मक्के के अंदर 500 और ऐसे कई प्लांट विशिया फाइबा में 1100 इस प्रकार की कोशिकाओं को लेकर के ये क्रीसेंट सेंटर पाया गया। इस शांत क्षेत्र की कोशिकाएं डिवाइड नहीं होती हैं, डिवीज़न नहीं करती हैं, परंतु यह भी देखा गया कि जब प्रीवियसली एक्टिवली इनिशियल जो कोशिकाएं थी वो जब डैमेज्ड हो गई या जब उन्होंने अपना विभाजन करना बंद कर दिया तो फिर ये शांत क्षेत्र की कोशिकाएं भी एक्टिव हो गई और दे ऑल्सो स्टार्ट सिंथेसाइजिंग डीएनए। तो बताया गया कि ये इसकी प्रकृति है कि इट एक्ट्स एज ए रिजर्वर ऑफ सेल्स which are relatively resistant to damage because of their inactivity, or they provide as a permanent source of active initials, और जब भी आवश्यकता होगी तो पौधे में वो एक्टिव होकर के रूट ग्रोथ को करने में मदद करती हैं। और यहाँ 2 पिक्चर्स हैं जिसमें लेफ्ट पिक्चर में आप मक्का के रूट एपेक्स में देख सकते हैं क्रीसेंट सेंटर, और राइट पिक्चर में एलियम सीपा प्याज के रूट एपेक्स में आप देख रहे हैं कि अर्धवृत्ताकार क्रीसेंट सेंटर है, उसके पहले रूट कैप है और उसके बाद रूट बॉडी पूरी आपको नज़र आ रही है। तो ये कंसेप्ट ऑफ क्रीसेंट सेंटर क्लाउस द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार हमने रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए 4 विभिन्न सिद्धांतों को देखा। पहला एपिकल सेल थियरी, दूसरा हिस्टोजन थियरी, तीसरा कॉर्पर कैपे थियरी एंड चौथा कंसेप्ट ऑफ क्रीसेंट सेंटर। थैंक यू वेरी मच।